वेलकम बच्चों। पिछले वीडियो तक हमने प्रकाश से संबंधित घटनाएं पढ़ रहे थे अपन, जिसमें अपवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन अपन ने किया था, जिनमें तारों का टिमटिमाना, सूर्योदय एवं सूर्यास्त, ग्लास स्लैब यानी कांच की पट्टिका द्वारा अपवर्तन, पात्र के पेंदे का ऊपर उठा हुआ किस कारण से दिखाई देता है अपने को, वो सब बातें अपन ने पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो, हमने पढ़ा है कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अविलंब से दूर हटती है। अब ये है सघन माध्यम अपना, और ये कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम। ये सघन है और ये विरल। ये एक प्रकाश किरण है, प्रकाश किरण है, पृथक्कारी पृष्ठ से टकराई। इस AB को मैं नाम दे देता हूं पृथक्कारी पृष्ठ, दोनों माध्यमों पर। ठीक है, सघन माध्यम से ये नॉर्मल है अपना, एंड नॉर्मल यानी अविलंब। ये सघन माध्यम से जब विरल में आती है तो अविलंब से दूर हटती है। ये अविलंब से दूर हटती। अब इसमें ये तो है अपना आपतन कोण I, और ये है अपवर्तन कोण R। इसको नाम दे देते हैं। ये जानितों किधर से चाहिए थी? इधर से, लेकिन अपवर्तन के कारण किधर से जा रही है? इधर से। ठीक है, तो ये है अपवर्तन कोण। फिर अपन ने क्या किया सेकंड पॉइंट में, कि जब हम आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो अपवर्तन कोण का मान अपने आप बढ़ जाएगा। आपतन कोण का मान अपन ने पढ़ा है कि अविलंब से दूर हटती है, तो आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो अपवर्तन कोण का मान अपने आप बढ़ता जाएगा। जाएगा या नहीं जाएगा? तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि यदि आपतन कोण का मान एक विशिष्ट कोण के बराबर कर दिया जाए। देखो, ये है अपना सघन माध्यम, ये है आपतन, आपतित किरण, और इस आपतन कोण के मान को मैं एक विशिष्ट कोण I बराबर IC के बराबर कर देता हूं। विशिष्ट कोण के बराबर कर देता हूं कि जिस कारण से जो अपवर्तित प्रकाश किरण है वो मुख्य अक्ष के इसके क्या हो जाती है, यानी जो पृथक्कारी पृष्ठ है इसके समांतर हो जाती है, यानी दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली सतह के समांतर हो जाती है। यानी ये जानी तो किधर से चाहिए थी? इधर से जानी चाहिए थी, लेकिन जा किधर से रही है? इधर से रही है। तो इस विशिष्ट कोण को क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल एंगल, टेम्परेचर यानी क्रांतिक कोण। सबसे पहले अपन ने पढ़ा सघन माध्यम से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है। फिर आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो अपवर्तन कोण का मान अपने आप बढ़ता चला जाएगा। फिर एक विशिष्ट कोण होता है कि यानी आपतन कोण के मान को इस विशिष्ट कोण के मान तक ले जाते हैं, ताकि जो ये अपना परावर्तन कोण है ये कितना हो जाए? R बराबर 90 डिग्री। कितना हो जाए? 90 डिग्री। यानी जो अपवर्तित किरण है वो पृथक्कारी सतह के क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है। तो इस कोण को क्या कहेंगे अपन? क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात करते हैं। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? देखो, ये सघन माध्यम है,
जब हम आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक लें, यानी I ग्रेटर देन IC, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा लेंगे अपन, तो जो अपनी प्रकाश किरण है वो पृथक्कारी पृष्ठ से टकराने के पश्चात दूसरे माध्यम में ले जाकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यदि आपतन कोण का मान एक विशिष्ट कोण के बराबर कर दिया जाए तो अपवर्तित किरण सतह पर गमन करती है, इस घटना को तो क्या कहते हैं? आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाए, यानी I ग्रेटर देन IC हो जाए, तो जो ये प्रकाश किरण है ये वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, और इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। वापस से रिपीट करता हूं एक बार। हम पढ़ते आए हैं अपवर्तन के नियमों में कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है अपवर्तित होकर। फिर अपन ने क्या किया? आपतन कोण का मान बढ़ाया तो परावर्तन कोण का मान अपने आप बढ़ जाएगा, अपवर्तन कोण का मान फिर हमने आपतन कोण का मान एक विशिष्ट कोण या क्रांतिक कोण के बराबर कर दिया, तो जो वो अपवर्तित किरण है वो सतह के इक्वल हो जाती है, और जो अपवर्तन कोण है R, उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 90 डिग्री। कितनी हो जाती है? 90 डिग्री। फिर हमने इस आपतन कोण का मान इस क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा लिया, क्रांतिक कोण से भी ज्यादा लिया, तो पृथक्कारी पृष्ठ से टकराने के बाद जो प्रकाश किरण अपन ने ली है सघन से विरल की ओर भेजी है, वो पृथक्कारी पृष्ठ से टकराने के पश्चात वापस सघन माध्यम में ही लौट आती है। इस घटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ प्रभाव तथा उपयोग अपन पढ़ रहे हैं। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं मरीचिका की। तो ये मरीचिका क्या होती है, इसकी अपन बात करते हैं। गर्मियों के दिनों में रेगिस्तानी जो क्षेत्र होते हैं वहां पर क्या होता है कि नीचे की वायु तो गर्म हो जाती है और ऊपर की वायु क्या होती है? जैसे सघन होती है, और नीचे की वायु गर्म होकर विरल हो जाती है। और जब विरल से सघन में जाते हैं अपन तो अभिलंब के से दूर हटते हैं या विलंब की ओर मुड़ते हैं? अविलंब की ओर मुड़ते हैं। तो वैसे इस घटना को देखो, मरीचिका क्यों नाम दिया गया है? पहले तो ये बात करते हैं अपन, इसको मरीचिका क्यों कहा गया है? क्योंकि इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दृष्टि भ्रम उत्पन्न होता है। क्या होता है? दृष्टि भ्रम उत्पन्न होता है। तो जो पशु है, जैसे रहता है एक मृग, इस मरीचिका को मृग मरीचिका भी नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? मृग मरीचिका। तो उसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण रेगिस्तानी भागों में दूर से देखने पर जगह जगह पानी के जलाशय दिखाई देते हैं, यानी जल भरा हुआ दिखाई देता है, और इसी कारण इसको क्या नाम दिया गया है? मृग मरीचिका। और वो उस पानी को पीने के चक्कर में भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। तो ये घटना होती कैसे है, क्यों होती है, इसकी अपन बात करते हैं। देखो, रेगिस्तानी भागों में जब प्रकाश, भाई ऊपर की वायु कैसी होती है? सघन। नीचे की कैसी? विरल। जब प्रकाश पेड़ या किसी ऊंचे भाग से आता है तो उसका क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के कारण जैसे ही वो प्रेक्षक की आंख पर गिरता है, जो पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर जो प्रकाश प्रेक्षक की आंख पर गिरता है, तो इस प्रेक्षक को जो पेड़ पौधे हैं ये कैसे दिखाई देते हैं? उल्टे दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? उल्टे दिखाई देते हैं। और उल्टे प्रतिबिंब का निर्माण हमेशा किसमें होता है? पानी में होता है। इसमें होता है भाई, ये तो है नहीं कि वहां जगह जगह शीशे लगा रखे हैं और हमें को उल्टे प्रतिबिंब दिखाई दे रहे हैं। कहा भाई पानी में बनते हैं,
प्रकृति में तो पानी में बनने के कारण यहाँ अपने को क्या भरा हुआ दिखाई देता है, दूर से देखने पर पानी भरा हुआ दिखाई देता है। इस घटना को ध्यान से देखो रेगिस्तानी क्षेत्रों में विचरण करने वाले लोगों को गर्मी के दिनों में कुछ दूरी पर जलाशय के सदृश दिखाई पड़ते हैं और यहाँ जलाशय में होकर केवल भ्रम होता है और इस दृष्टि भ्रम को ही मरीचिका कहते हैं। जलाशय के भ्रम होने का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। दिन में सूर्य की उष्मा से रेगिस्तानी क्षेत्रों की जो नीचे की वायु है वो गर्म हो जाती है तथा ऊपर उड़ जाती है और इनका घनत्व नीचे की जो परतें होती हैं, जैसे वायु की जो नीचे की परतें होती हैं, इनका डेंसिटी तो कम, घनत्व कम, और ऊपर की परतों का घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है। तो दो मीडियम बन गए भी, सघन और विरल। नीचे की परतों का घनत्व कम हो जाता है, ऊपरी वायु परतों के घनत्व अधिक होने के कारण वे सघन की तरह व्यवहार करते हैं। जब किसी वृक्ष के ऊपरी भाग से चलकर नीचे की ओर आने वाली प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो पूर्ण परावर्तित होकर ऊपर की ओर लौट जाती है। यानी ये आ रही है, वृक्ष है, ऊंचा भाग है, यहां से प्रकाश की किरण आई, आने के पश्चात यहाँ जैसे पृथ्वी से टकराएगी और टकराने के बाद जैसे ये पृथककारी पृष्ठ अपनी ये मान लो पृथककारी पृष्ठ, लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के कारण ये वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी तो उधर ही जाएगी। तो यहाँ ये जो प्रेक्षक है इसको ये प्रकाश किरण कहां से आती हुई दिखाई देती है, यानी इसको प्रतिबिंब दिखाई देगा और वो प्रतिबिंब ये पेड़ है ये इसको क्या दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा। उल्टा दिखाई देने के कारण अपन ये सोचते हैं कि वहां क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, क्योंकि उल्टा प्रतिबिंब प्रकृति में किसमें दिखाई देता है, सिर्फ पानी में दिखाई देता है। तो इस घटना को ही क्या कहते हैं, मरीचिका कहते हैं। और ये घटना जैसे मृग से जोड़कर हिरण या मृग एक जानवर होता है जो रेगिस्तानी भागों में पाया जाता है, तो उसके कारण इसको मृग मरीचिका भी नाम दिया गया है। अब सेकंड पॉइंट है अपना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सेकंड प्रभाव है हीरे का चमकना। देखो भाई हीरा जो है उसमें इस प्रकार से काटा या घिसा जाता है उसकी फलकों को कि उसकी जो प्रत्येक फलक है ना वो क्या करती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन करती है। हीरे की जो प्रत्येक फलक है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन करती है, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है प्रत्येक फलक में। तो जैसे ये फलक है हीरे की, यहां से प्रकाश आया, इससे टकराया और टकराने के पश्चात वापस लौटेगा तो इसकी जो प्रत्येक फलक है वो इसी प्रकार प्रकाश को वापस लौटा देती है उसी मीडियम में। जिधर से भी प्रकाश आएगा उधर ही वापस लौट जाएगा। तो यानी हीरा है उसको इस प्रकार से घिसा या काटा जाता है कि उसकी प्रत्येक फलक क्या करे, दर्शाए पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और इसी के कारण हीरा क्या होता है, अपने को चमकता हुआ प्रतीत होता है। वास्तव में हीरे का स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता। प्रकृति में सिर्फ जो तारे हैं, सूर्य है, सूर्य भी एक तारा ही है, यही प्रकाश देते हैं अपने को। जैसे अपन कहते हैं कि भाई चंद्रमा है, चंद्रमा रात को चमकता है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि चंद्रमा किसके प्रकाश से चमकता है, सूर्य के प्रकाश से चमकता है। चंद्रमा के ऊपर सूर्य का प्रकाश गिरेगा और ये जिससे टकराकर परावर्तित होकर हमारी पृथ्वी तक वापस पहुंच जाता है। तो चंद्रमा का स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता। उसी प्रकार हीरे का भी स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता। इसकी फलकों को इस प्रकार से घिसाया काटा जाता है कि इसकी प्रत्येक जो पृष्ठ है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन दर्शाए और अपने को हीरा चमकता हुआ प्रतीत होता है। हीरे का अपवर्तनांक जो है 2.42 होता है और इसका जो क्रांतिक कोण होता है, हीरे का क्रांतिक कोण 24.41 होता है। इसके हीरे की बात करें अपन तो हीरा स्वयं नहीं चमकता है, इस बात को आप ध्यान में रखना। हीरे के ऊपर जो प्रकाश आपतित होता है उसके कारण
ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन दर्शाता है और हीरा अपने को चमकता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट है प्रकाशिक तंतु। जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर। प्रकाशिक तंतु श्रव्य और दृश्य जो तरंगे होती हैं, कौन कौन सी? श्रव्य और दृश्य, सुनने वाली भी और देखने वाली भी। इन तरंगों को बहुत ज्यादा दूरी तक बिना कोई हानि के पहुंचा सकता है क्या? प्रकाशिक तंतु। तो इसमें होता क्या है उसकी अपन बात करते हैं। ये क्वार्टर्स या कांच के लंबे तंतुओं से बना होता है। किससे बना होता है? क्वार्टर्स या कांच के लंबे तंतुओं से। जैसे ये होता है, देखो आप, इसमें अपन ने दृश्य तरंग या श्रव्य तरंग प्रवेश करवाई, यूं प्रवेश करके इसके ऊपर इसका क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो जिस माध्यम से गई उसी माध्यम में वापस लौटेगी। यहां टकराई, यहां से टकराने के पश्चात यहां टकराई, और इस प्रकार से ये बिना किसी हानि के आगे बढ़ती रहती है। और यानी जो प्रकाश इसके एक पृष्ठ पर आपतित हुआ, इसका मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होगा, तभी तो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो क्रांतिक कोण से ज्यादा के कोण से, आपतन कोण से अपन प्रकाश इसमें प्रवेश करवाते हैं और फिर ये इससे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा आगे बढ़ता रहता है। और ये घटना चलती रहती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, ऐसे जितनी दूरी तक अपन ले जाएंगे वैसे ही पूर्ण आंतरिक जो परावर्तन होता है उसके जो घटनाएं हैं वो बढ़ती चली जाती है।